नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। दुनिया में जंग के कई फ्रंट हैं जो कि अब धधकते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में जंग फिलहाल थमी नहीं है, लेकिन तनाव जस का तस है। दूसरी तरफ पूर्वी एशिया में चीन महाशक्ति बनने की रेस में सबसे आगे चलते हुए नजर आ रहा है। आज हम आपको इन मोर्चों के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूँ वो 3 खबरें जो आज विशेष तौर पर हम आपको विस्फोट में दिखाएंगे। तो पहली खबर, अमेरिका और ईरान के बीच जंग में युद्ध विराम हुआ, डील हुई, लेकिन फिर से जंग शुरू हो गई। हालांकि फिलहाल हालात तनावपूर्ण हैं। हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल ही चलेगा। उसने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए आदेश जारी कर दिए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये तनाव बढ़ा क्यों। उसकी बड़ी वजह यह है कि समझौते का एक क्लॉज, जिसके मायने दोनों पक्षों ने अपने अपने हिसाब से निकाले और एक दूसरे पर बंदूकें तन गई। आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर, मिडिल ईस्ट में जंग खत्म कराने की डील की अहम शर्त है लेबनान में युद्ध विराम का होना, क्योंकि यहां पर हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना लगातार एक्शन में है। हिजबुल्लाह के आतंकियों को एक एक करके जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है, जिसे लेकर अमेरिका भी टेंशन में है, लेकिन नेतन्याहू रुकना नहीं चाहते। इन सब के बीच में अमेरिका अपने एक और साथी को लेबनान के फ्रंट पर उतार सकता है ताकि वहां शांति लौटे और ईरान का गुस्सा शांत हो जाए। आज इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तीसरी खबर के बारे में चर्चा करते हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट टेंशन में है, दूसरी तरफ चीन अपनी जंग की तैयारियों को धार दे रहा है। वो जमीन, पानी, हवा में अपनी ताकत को बढ़ा ही रहा है और अब अंतरिक्ष में भी जंग की तैयारियों में जुटा है। जानकारी यह है कि चीन के एक विमान ने अंतरिक्ष में एक ऑब्जेक्ट छोड़ा, जिसके बाद से ये सवाल खड़े होने लगे कि इसका मकसद आखिरकार क्या है। क्या चीन सीक्रेट तौर पर अपने दुश्मन मुल्कों की जासूसी कर रहा है या फिर सीक्रेटली उनके सैटेलाइट्स को खत्म करने की तैयारी? तो आज इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहली खबर आपको विस्फोट की दिखाते हैं और खबर यह है कि अमेरिका और ईरान जंग से जुड़ी हुई जानकारी। हॉर्मुज में युद्ध विराम के लिए यूएस सहमत हो गया है, ये ईरान की तरफ से बताया गया है। उनका कहना है कि हॉर्मुज में युद्ध विराम के लिए यूएस सहमत है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये खबर है कि कतर की राजधानी दोहा में हॉर्मुज पर एक बार फिर से बातचीत होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग ट्रैफिक को लेकर के चर्चा होने वाली है। ये पश्चिमी मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। एक बार फिर से दूसरे दौर की बातचीत होगी, हालांकि ये कतर की राजधानी दोहा में होगी। यहाँ हॉर्मुज को लेकर के जो सबसे बड़ा तनाव बना हुआ है कि वहां से अमेरिका किसी तरीके से हट जाए, पीछे चला जाए, उसे लेकर के सहमति बन सकती है। ये बड़ा दावा किया जा रहा है। पहले दौर की बातचीत जिनेवा में हुई, 18 घंटे तक चली। अब दूसरे दौर की बातचीत एक बार फिर से हो सकती है। हालांकि कहा भी यही गया था कि 60 दिनों का वक्त लिया जा रहा है, जिसमें हॉर्मुज से लेकर के न्यूक्लियर पावर तक बातचीत की जाएगी। अब दूसरे दौर की जो बातचीत शुरू होगी, जो वार्ता शुरू होगी, उसके लिहाज से ये समझ लीजिए आप कि दूसरे दौर की ये वार्ता इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो तनाव बना हुआ है वो किसी तरीके से हट जाए, ताकि लोगों को आवाजाही हॉर्मुज से सुचारू रूप से मिल सके। वहीं खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा का जुडिशरी वीक पर मैसेज है। अमेरिका और इजराइल पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी तरफ से कई गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दोषियों के खिलाफ केस चलाने के लिए कहा गया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के लिए भी कहा गया। और अगर ऐसा होता है तो ये तनाव को और ज्यादा बढ़ाएगा। जो ये कह रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप पर केस चलना चाहिए, तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका और इजराइल पर अगर ये गंभीर आरोप लगने के बाद कोर्ट में उन्हें पेश करने की बात हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दोषियों के खिलाफ केस चलाने की बात हो, तो ये इस मुद्दे को और ज्यादा खींचेगा, इस तनाव को और ज्यादा बढ़ाएगा। वहीं आपको यह भी बता दूं कि हॉर्मुज पर ईरान ने एक और ऐलान किया है। ईरानी मीडिया के हवाले से जानकारी आई है कि फारस की खाड़ी में जहाजों के लिए रास्ते तय किए गए हैं। तो ये खबर आ रही है हॉर्मुज पर, यह बताया जा रहा है ईरानी मीडिया की तरफ से कि फारस की खाड़ी में जहाजों के लिए रास्ते तय कर दिए हैं ईरान ने। अंदर जाने वाले जहाज हॉर्मुज द्वीप के दक्षिण से जाएंगे और बाहर जाने वाले जहाज लारक द्वीप के दक्षिण से जाएंगे। ये ईरान का कहना है और यही किया जा रहा है दरअसल। तो ये बड़ी जानकारी है कि किस तरीके से ईरान, जो कि ये कह रहा था कि हमने जो रास्ता सुझाया है, अगर उसी रास्ते के हिसाब से जहाज नहीं जाएंगे तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों हमने एक कार्रवाई सिंगापुर के जहाज पर देखी भी थी। अब यही बताया जा रहा है उनकी मीडिया की तरफ से, ईरानी मीडिया की तरफ से, कि अंदर आने वाले जहाज हॉर्मुज द्वीप के दक्षिण से जाएंगे और जो जहाज बाहर निकल रहे हैं वो लारक द्वीप से जाने वाले हैं।
ये रास्ते इसलिए भी ईरान का कहना है कि हम सुझा रहे हैं क्योंकि हमने जो माइंस बिछाई हुई थी उसकी वजह से ये रास्ता दिया जा रहा है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चले, कोई भी जहाज किसी भी तरीके से हादसे का शिकार ना हो। और इन सब के बीच में ईरान अपना दबदबा भी कायम करके रखना चाहता है। दबदबा इसलिए उसे कायम करना है ताकि वो पूरी दुनिया को बता सके कि अगर कोई कमजोर नस्ल है, कोई कमजोर नस है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के हाथ में है। वो जब चाहे उसे दबा सकता है और किसी को भी जाने से वहां से रोक करके पूरी दुनिया का व्यापार चौपट कर सकता है। वहीं मिडिल ईस्ट में कार्रवाई के लिए अमेरिकी सेना पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिकी सेना का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश तैयार नजर आ रहा है और फ्लाइट ऑपरेशंस की तैयारी उसमें चल रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि दोहा में जाकर के बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ यूएसएस जॉर्ज बुश से फ्लाइट ऑपरेशंस की तैयारी की जा रही है। तो ये आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ तनाव को बढ़ाने वाला है। बहुत सारे बयान आते रहते हैं मिडिल ईस्ट को लेकर के। अब ऐसे में बयानों के बीच में जो ये खबरें आती है वो ये बताती है कि ये तनाव कम करने की सिर्फ और सिर्फ छटपटाहट थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी इसे तनाव कम करना चाह नहीं रहे। जॉर्ज बुश से फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियों का क्या मायने है? क्या एक बार फिर से वो चाहते हैं कि युद्ध में और आगे बढ़ दिया जाए? कहने के लिए मिडिल ईस्ट में फिलहाल शांति है, लेकिन फिजाओं में टेंशन भी लगभग बरकरार है। दोनों तरफ की तोपें खामोश तो हैं, लेकिन किसी भी वक्त बारूद उगलने के लिए तैयार है। दोनों ओर से जवान फिलहाल मोर्चों पर तैनात हैं, लेकिन उंगलियां ट्रिगर पर है। दोनों पक्षों के बीच में हॉर्मुज का मुद्दा ऐसा गरमाया है कि सीज फायर धुआं धुआं हो गया है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर जबरदस्त अटैक किया। इन सब के बीच में ईरान ने भी साफ कर दिया कि हॉर्मुज का किंग वो ही है और कोई नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच हमले रोकने पर फिलहाल सहमति बन गई है और अब कतर में हाई लेवल मीटिंग होगी। इस बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज पर उसका ही नियंत्रण रहेगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान दोहा में अपने मतभेद भुलाने और हॉर्मुज स्ट्रेट का विवाद सुलझाने पर सहमत हो गए हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज पर ईरान का ही नियंत्रण रहेगा और शिपिंग ट्रैफिक को मैनेज करने का पूरा अधिकार ईरान के पास ही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की ओर से जहाजों के आने और जाने के लिए रास्ता तय कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने फारस की खाड़ी के अंदर की ओर जाने वाले जहाजों को हॉर्मुज द्वीप के दक्षिण से जाने के और बाहर जाने वाले जहाजों को लारक द्वीप के दक्षिण से जाने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि ईरान ने हॉर्मुज में कमर्शियल शिप पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों को दहला दिया। अमेरिका ने ईरान के सिरिख द्वीप पर हमला किया। अमेरिका ने हॉर्मुज के आसपास ईरानी जमीन को दहलाया। बताया जा रहा है कि हॉर्मुज़गन प्रांत में फाइटर जेट की आवाज सुनी गई, जिसके बाद सिरिक के पास 3 बड़े धमाके हुए। केशम द्वीप के पास भी धमाकों की आवाज सुनाई दी। अमेरिका ने मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, साथ ही सिरिक में मौजूद रडार साइट और कम्युनिकेशन टावर पर अटैक किए गए। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच विवाद की बड़ी वजह समझौते का आर्टिकल 5 ही है, क्योंकि दोनों ही पक्ष इसका मतलब अपने पक्ष में निकाल रहे हैं। दरअसल करीब 2 हफ्ते पहले अमेरिका और ईरान ने 4 महीने से चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए एक समझौता किया था। इसका मतलब हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही शुरू कराना था। लेकिन अब इसी समझौते के आर्टिकल 5 की अलग अलग व्याख्या दोनों देशों को फिर टकराव की ओर ले जा रही है। समझौते के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि ईरान 60 दिनों तक पूरी कोशिश करेगा कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच आने जाने वाले कारोबारी जहाज सुरक्षित गुजर सके।
इसके लिए समुद्र में बिछाई गई माइंस हटाई जाएंगी, सैन्य बाधाएं खत्म की जाएंगी और जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू होगी। इसके अलावा लिखा गया है कि ईरान आगे चलकर हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रशासन और समुद्री सेवाओं पर ओमान और दूसरे खाड़ी देशों के साथ बातचीत करेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और तटीय देशों के अधिकारों के आधार पर होगी। इसी लाइन ने सबसे बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। ईरान के मुताबिक इस लाइन का मतलब है कि हॉर्मुज पर सबसे बड़ा अधिकार उसी का रहेगा और आगे की व्यवस्था ईरान ही बनाएगा। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज को लेकर जो भी व्यवस्था बने उसमें अंतर्राष्ट्रीय समन्वय हो, ताकि किसी एक देश का पूरा कंट्रोल ना रहे और दुनिया भर के जहाज बिना किसी रुकावट के गुजर पाए। ईरान तुर्की के बोस्फोरस मॉडल की तर्ज पर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी में है, लेकिन अमेरिका इसका विरोध कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दे रहा है। ईरान का तर्क है कि वो जहाजों को सुरक्षा और सेवाओं के बदले फीस लेना चाह रहा है। हॉर्मुज को लेकर ईरान और ओमान ने मिलकर कार्ययोजना बनाई और ओमान की ओर से फिलहाल दुनिया भर के जलमार्गों में शिपिंग ट्रैफिक और फीस का अध्ययन किया जा रहा है। ओमान की ओर से संकेत दिए जा चुके हैं कि हॉर्मुज में जहाजों से फीस वसूली जा सकती है। ईरान कई बार साफ कर चुका है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पहले जैसे कभी नहीं होगा। ईरान इस पर नियंत्रण करेगा। दुनिया भर के जहाजों को सिस्टम के तहत गुजरना होगा। जहाजों से फीस वसूलने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियम यूनाइटेड नेशंस की ओर से बनाए गए हैं, जो पूरी दुनिया पर लागू होते हैं। इसके मुताबिक कोई भी देश खुले समुद्र या प्राकृतिक जलमार्गों से गुजरने वाले जहाजों से केवल गुजरने का शुल्क नहीं ले सकता, क्योंकि खुले समुद्र या प्राकृतिक जलमार्गों पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अधिकार है। हालांकि तुर्की बोस्फोरस और डार्डानेल्स स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलता है। ये एक प्राकृतिक जलमार्ग है जो काला सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। सवाल यह है कि खुले समुद्र या प्राकृतिक जलमार्ग में टैक्स वसूलना मना है, तो आखिर तुर्की बोस्फोरस स्ट्रेट में जहाजों से टैक्स कैसे वसूल रहा है? बोस्फोरस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को तुर्की सुरक्षा देता है, सैनिटरी निरीक्षण और लाइट हाउस सेवाएं देता है। लिहाजा तुर्की इन सेवाओं के बदले टैक्स वसूलता है। मतलब ये है कि बोस्फोरस प्राकृतिक जलमार्ग में जहाजों का आवागमन पूरी तरह से फ्री है। तुर्की अपनी सेवाओं के एवज में फीस लेता है और अब ईरान भी बोस्फोरस की तर्ज पर जहाजों से फीस वसूलना चाहता है। साफ है कि ईरान के साथ हॉर्मुज के रूप में आय का प्रमुख साधन लग गया है। साफ है कि ईरान के हाथ हॉर्मुज के रूप में आय का प्रमुख साधन लग गया है, जो लंबे समय तक उसे कमाई करके देता रहे। साथ ही एक हथियार भी है, जिसके जरिए ईरान जब चाहे वैश्विक अर्थव्यवस्था का गला घोट सकता है। दुनिया को बंधक बना सकता है और विडंबना यह है कि अमेरिका समेत कोई भी देश ईरान से हथियार नहीं छीन सकता। इस जलमार्ग से ईरान का एकाधिकार खत्म करने के लिए उसके दुश्मनों को हर जहाज को, हर गोली, हर ड्रोन, हर मिसाइल, हर स्पीड बोट से सुरक्षा देनी होगी, जबकि ईरान को दहशत फैलाने के लिए केवल एक जहाज पर फायर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान में युद्ध कब रुकेगा ये तय होगा लेबनान से, और लेबनान में संघर्ष कब खत्म होगा ये अमेरिका का एक और नया दोस्त बताने वाला है। और अब आपको बताती हूँ दूसरी खबर के बारे में, जो कि लेबनान से जुड़ी हुई है। लेबनान में इजराइल को दरअसल एक बड़ा झटका लगा है। दक्षिण लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स का सैन्य अधिकारी मारा गया है। ये बताया जा रहा है कि लेबनान में इजराइल को ये बड़ा झटका दरअसल लेबनान की तरफ से मिला है। दक्षिण लेबनान में जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है तो इजरायली डिफेंस फोर्स का एक सैन्य अधिकारी मारा गया है। डेर सिरियान में संदिग्ध आतंकी से मुठभेड़ हुई और आईडीएफ जवानों ने उस आतंकी को मार गिराया है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है। दक्षिण लेबनान में जहां आईडीएफ का सैन्य अधिकारी मारा गया है, वहीं डेर सिरियान में संदिग्ध आतंकी से मुठभेड़ में ये बड़ी घटना घटी है। आईडीएफ जवानों ने एक आतंकी को भी मार गिराया है। वहीं आपको बताऊं कि अमेरिका और ईरान के बीच में संघर्ष में
जो अहम मुद्दा है वो लेबनान का ही है। और ये मुद्दा कितना अहम है इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान हमेशा ही लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम की बात करता रहता है। दरअसल ईरान का मतलब लेबनान से नहीं, हिजबुल्लाह की सुरक्षा से है। और इजरायली सेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तबाही मचा रही है, उसे नुकसान पहुंचा रही है। और अब लेबनान में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो सकती है। ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन तो है ही, उसका प्रॉक्सी नेटवर्क भी है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक में कताइब, जो ईरान से हथियार और सैन्य साजो सामान के साथ ही ट्रेनिंग लेते हैं और उसके एक इशारे पर तबाही मचा सकते हैं। यही वजह है कि अगर चोट हिजबुल्लाह को लगे तो दर्द ईरान को होता है। इजराइल साल 2023 में हमास के हमले के बाद से गाजा पर हमले कर रहा है। उसका मकसद हमास को पूरी तरह खत्म करना है। हिजबुल्लाह और हूती ने भी हमास का साथ देते हुए इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग किया, जिसके बाद से इजराइल गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रामक है। बीच बीच में हूती से भी जंग होती रहती है। इजराइल की योजना लेबनान के दक्षिणी इलाके में कब्जा करके एक बफर जोन बनाने की है, ताकि हिजबुल्लाह और उसके आतंकियों को लिटानी नदी के उत्तर की ओर रोका जा सके, जिससे उत्तरी इजराइल के लोग सुरक्षित रह सके। इजराइल लेबनान में समझौता भी हुआ, लेकिन हिजबुल्लाह ने समझौते को मानने से इनकार कर दिया और गृह युद्ध तक की धमकी दे डाली। अब खबर है कि हिजबुल्लाह से निपटने के लिए अमेरिका अपने एक और सहयोगी सीरिया की मदद ले सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका अब सीरिया के जरिए और लेबनान के हिजबुल्लाह गुट से निपटने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। ट्रंप का कहना है कि हिजबुल्लाह से निपटने की जिम्मेदारी सीरिया को दी जा सकती है। पश्चिमी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई में जरूरत से ज्यादा तबाही मचा रहा है। उन्होंने कहा कि वो इमारतें गिराए बिना कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह से निपटने की जिम्मेदारी सीरिया को सौंपने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि उनका मतलब सीरिया की सैन्य कार्रवाई से था या फिर राजनीतिक और कूटनीतिक भूमिका से। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ सीरिया की मदद लेने की बात कही हो। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका सीरिया की मदद ले सकता है। उन्होंने सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की तारीफ करते हुए कहा था कि वो इस मामले में मदद करना पसंद करेंगे। G7 सम्मेलन के दौरान भी ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजराइल को सलाह दी कि हिजबुल्लाह से निपटने का काम सीरिया को करने देना चाहिए। रिपोर्ट्स कहती हैं सीरिया में भी इस मुद्दे को लेकर माहौल गर्म है। राष्ट्रपति अहमद अल-शरा और कई सशस्त्र समूहों के नेताओं की बैठक हुई। इसमें सभी ने साफ कहा कि सीरिया का लेबनान में सैन्य दखल करने का ना तो इरादा है और ना ही इच्छा।
लेबनान को भी सीरिया की ओर से भरोसा दिलाया गया कि सीरियाई सेना सीमा पार नहीं करेगी। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शरा का कहना है कि ट्रंप की बातों का गलत मतलब निकाला गया। अहमद अल-शरा ने कहा कि ट्रंप ने कभी ये नहीं कहा कि सीरियाई सेना लेबनान में एंट्री करेगी। शरा ने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत इस बात पर हुई है कि सीरिया क्षेत्र में शांति कायम करने में कैसे मदद कर सकता है। राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने कहा कि वो लेबनान की सरकारी संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं, न कि वहां सेना भेजना। राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने आगे कहा कि जरूरत पड़ने पर उनकी सरकार हिजबुल्लाह समेत लेबनान के सभी राजनीतिक पक्षों से बातचीत करने को तैयार है। हालांकि उन्होंने माना कि सीरिया के गृह युद्ध में हिजबुल्लाह की भूमिका ने दोनों पक्षों के बीच गहरे जख्म छोड़े हैं, लेकिन अगर इससे दोनों देशों के हित पूरे होते हैं तो बातचीत से परहेज नहीं किया जाएगा। उधर लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने शरा के बयान का स्वागत किया और कहा कि इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सीरिया की लेबनान में सेना भेजने की फिलहाल सीरिया के आश्वासनों से लेबनान की चिंताएं कम जरूर हुई हैं, लेकिन ट्रंप के लगातार आ रहे बयानों से ये सवाल अब भी बना हुआ है कि भविष्य में अमेरिका हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई में सीरिया से आखिर किस तरह की भूमिका की उम्मीद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। चीन महाशक्ति बनने की दिशा में दौड़ रहा है और इसके लिए वो अपनी ताकत हर दिशा में बढ़ाने का प्रयास भी कर रहा है। इसके अलावा अब वो महाशक्तियों को चैलेंज करने और उनकी निगरानी करने में भी पीछे नहीं रहना चाहता। इसीलिए अब अंतरिक्ष में भी चीन का एक खतरनाक प्लान सामने आया है। अब वो चीन आखिरकार अंतरिक्ष में क्या तैयारी कर रहा है, युद्ध की, वो भी इस रिपोर्ट में देखें। पहले जमीन, फिर पानी, फिर हवा, और अब अंतरिक्ष बन सकता है जंग का नया मैदान। भविष्य के किसी भी महायुद्ध में पहला निशाना दुश्मन की तीसरी आंख यानी उसके सैटेलाइट्स ही होंगे, क्योंकि सैटेलाइट बंद तो रडार बंद। हैंगर में खड़े एयरक्राफ्ट, नेवी का नेविगेशन सिस्टम ठप, और अगर कभी परमाणु जंग की नौबत आई तो सबसे खतरनाक बात यह होगी कि हमला करने वाला देश सामने वाले को चेतावनी भी नहीं देगा, बल्कि नॉकआउट करने के मकसद से सीधे मिसाइल लॉन्च करेगा और फिर होगा एक्सट्रीम डिस्ट्रैक्शन। चीन ने एक अंतरिक्ष यान के जरिए स्पेस में एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट छोड़ा जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर है। अमेरिकी एयरफोर्स हरकत में आई और रूस की स्पेस एजेंसी भी उस ऑब्जेक्ट की असलियत को जानने में लग गई। किसी ने उसे सैटेलाइट तो किसी ने सेंसर करार दिया। सवाल यह है कि कहीं अंतरिक्ष को युद्ध का मैदान बनाने की तैयारी तो नहीं चल रही। बीती 22 जून को न्यूजीलैंड के रडार ने पृथ्वी की कक्षा में एक अजीब सी चीज देखी जो ना तो सैटेलाइट था और ना ही सैटेलाइट का मलबा। ये बिल्कुल नया ऑब्जेक्ट था जो इससे पहले स्पेस में नहीं देखा गया था। जांच में सामने आया कि यह ऑब्जेक्ट चीन के टॉप सीक्रेट स्पेस प्लेन शैनलॉन्ग के पास मौजूद था, यानी ये रहस्यमयी चीज उसी विमान से छोड़ी गई थी। चीन के अंतरिक्ष यान को दुनिया डिवाइन ड्रैगन के नाम से जानती है। डिवाइन ड्रैगन चीन का रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट बताया जाता है। इस मिशन के बारे में चीन ने कभी कोई जानकारी साझा नहीं की। ये एक ऐसा विमान है जो रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है और मिशन पूरा होने के बाद सामान्य विमान की तरह रनवे पर उतर जाता है। बताया जाता है कि विमान ने पहली बार साल 2020 में उड़ान भरी थी। ये अपने दूसरे मिशन में करीब 276 दिन और तीसरे मिशन में 9 महीने तक ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहा और अब ये अपने चौथे मिशन पर है। इस विमान के माध्यम से अंतरिक्ष में क्या किया गया, किसी को कुछ पता नहीं।
बताया जा रहा है कि चीन के डिवाइन ड्रैगन ने इस बार अंतरिक्ष में जो पेलोड छोड़े उन्हें कोई जासूसी उपकरण बता रहा है तो कोई एंटी सैटेलाइट सिस्टम कह रहा है, जबकि कुछ का मानना है कि ये एक स्पेस वेपन है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये छोटा क्यूबसैट भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या चीन अंतरिक्ष में निगरानी नेटवर्क तैयार कर रहा है या फिर भविष्य में युद्ध के लिए स्पेस में सेंसर्स का जाल बिछा रहा है, या फिर चीन दुश्मन के सैटेलाइट्स को खत्म करने वाले हथियारों का परीक्षण कर रहा है। चीन के इस कदम को लेकर ऐसी आशंकाएं इसलिए उठ रही हैं क्योंकि आज स्पेस में तैनात सैटेलाइट्स ही तमाम देशों की आंख और कान हैं। सैनिकों की कमांड, मिसाइल की दिशा, ड्रोन का कंट्रोल, जीपीएस नेविगेशन और परमाणु हथियारों की लॉन्चिंग, सब कुछ सैटेलाइट्स पर ही निर्भर है। यानी अगर किसी देश के सैटेलाइट्स खत्म कर दिए जाएं, तो उस देश की निगाहें अचानक अंधी हो जाएंगी। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश अब अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ में जुट चुके हैं। दुनिया की तमाम सेनाएं पूरी तरह सैटेलाइट्स पर निर्भर हैं, फिर चाहे वो कम्युनिकेशन हो या जीपीएस हो या न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अमेरिका और रूस बहुत पहले ही एंटी सैटेलाइट हथियार तैयार कर चुके हैं। चीन ने भी 2007 में अपने एक पुराने मौसम उपग्रह को मार गिराकर दुनिया को चेतावनी दी थी कि वो भी स्पेस वॉर में पीछे नहीं है। यानी भविष्य के किसी भी युद्ध में पहला निशाना दुश्मन की आंख यानी उसके सैटेलाइट्स ही होंगे। इसीलिए युद्ध की शुरुआत भी जमीन से नहीं, अंतरिक्ष से होगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीन के इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट का मकसद दुश्मन के सैटेलाइट्स पर नजर रखना है या फिर जरूरत पड़ने पर सैटेलाइट्स को मार गिराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तब खबर आपको एक बार फिर से इजराइल लेबनान से जुड़ी हुई बताती हूं, जहां इस डील से जुड़ी हुई जानकारी यह है कि लेबनानी संसद के स्पीकर को डील पर ऐतराज है। डील पर संसद के स्पीकर नबी बेरी का बयान आया है कि समझौते को मौजूदा रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है, जहां एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इजराइल और लेबनान के बीच में शांति स्थापित कर दी जाए। उन सबके बीच में लेबनानी संसद के स्पीकर का ये कहना है कि समझौते को मौजूदा रूप में स्वीकार हम नहीं कर सकते हैं। हालांकि स्वीकृति मिल गई है, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी लगातार हमले हो रहे हैं। इसी वजह से उनकी तरफ से ये बयान आया है कि समझौते को मौजूदा रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से इजराइल का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सिक्योरिटी जोन में हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट कर दिया गया है। अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर में हथियार और लॉन्च शाफ्ट थे। जमीन में 25 मीटर की गहराई पर था ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे नष्ट कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। सिक्योरिटी जोन में हिजबुल्लाह को ये बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है, जहां उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंडरग्राउंड था उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर हथियार और लॉन्च शाफ्ट थे और जमीन से ये 25 मीटर की गहराई पर बनाया गया था। इजराइल की तरफ से लगातार पलटवार किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब के बीच में इजराइल और लेबनान के बीच में शांति स्थापित करने की कोशिशें की जा रही है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।